नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप जगत के ट्रेंड्स, बड़ी खबरें और साथ ही नए आइडियाज। नियो बैंक यानी कि डिजिटल ओनली एंड मोबाइल फर्स्ट बैंक, जो आप एक ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यानी घर बैठे ग्राहक पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर्स, सेविंग्स हो, लेंडिंग हो, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सेवा की जरूरत है वो आप नियो बैंक के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। नियो बैंक्स की खासियत यह भी है कि फिजिकल प्रेजेंस ना होने से बैंकिंग सर्विसेज का फायदा लो कॉस्ट में मिलता है। टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल सेवाओं की स्पीड भी तेज होती है। अकाउंट क्रिएशन से लेकर बाकी सभी बैंकिंग ऑपरेशंस काफी आसान और सीमलेस होते हैं। दुनिया के साथ साथ भारत में भी अब यह चलन जोर पकड़ रहा है। भारतीय मार्केट में अगर आप ध्यान दें, 2014 में हरकत शुरू हुई थी और 2014 से अब तक यानी कि 2022 तक नियो बैंक स्टार्टअप्स ने कुल मिलाकर $869 मिलियन का फंड जुटाया है। और यह आंकड़ा आगे जाहिर तौर पर बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मार्केट ग्रो हो रहा है। 2022 यानी कि इस साल में यह $48 बिलियन का मार्केट है और न्यू बैंकिंग का मार्केट 2030 तक $183 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। यानी कि अगले कुछ सालों में 281% तक की ग्रोथ, या कहें कम से कम 300% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये 100% डिजिटल बैंक्स अब तक आरबीआई की बैंकिंग लाइसेंस से वंचित हैं। ऐसे माहौल में क्या है नियो बैंक्स के सामने एक बड़ा मौका, किस तरह के चैलेंजेस हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फाइनेंशियल सेवाएं पहुंचाने के लिए। इसी पर है सीएनबीसी आवाज की नजर आज। और नियो बैंक्स में काम कर रही दो खास कंपनियां जिनका फोकस है एमएसएमई और एसएमई सेक्टर पर, उन्हीं से हम कर रहे हैं चर्चा। चेकबुक के फाउंडर और सीईओ विपुल शर्मा के साथ फ्लोबिज के फाउंडर और सीईओ राहुल राज दे रहे हैं मेरा साथ। दोनों कंपनियां स्टार्टअप्स है, दोनों कंपनियां इनफैक्ट नियो बैंक सेवाएं देती हैं। तो पहले समझते हैं कि नियो बैंक्स एग्जैक्टली कितना बड़ा मार्केट है और इन दोनों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। विपुल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। चेकबुक, आपके नाम से ये साफ समझ में आता है कि आप लार्जली लेंडिंग के कारोबार में हैं, लेकिन एक नियो बैंक होने के नाते ये बिजनेस कितना आसान हुआ है वीज़-वी एक ट्रेडिशनल बैंक? थैंक्स हर्षदा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो हमारे ग्राहक हैं, हमारे जो टारगेट सेगमेंट हैं, वो दुकानदार हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, ट्रेडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो 6.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स इस कंट्री में हैं और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2026 तक 12.5 करोड़ तक का ये टारगेट सेगमेंट ग्रो करेगा। और इन कस्टमर्स के लिए लार्जली फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत दिक्कत वाला काम रहा है हमेशा, क्योंकि उन लोगों को या तो कोऑपरेटिव बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक से ही अकाउंट खोलने के लिए काफ़ी समय लगता है। कई बार 7 दिन से 20 दिन लगते हैं सिर्फ एक करंट अकाउंट खोलने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, और जिसके बलबूते पे उनको फिर लेंडिंग या अदर लेंडिंग प्रोडक्ट जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या बिजनेस लोन हो गया या सप्लाई चेन क्रेडिट हो गया, वो सब मिलने के साधन आगे मिलते हैं। उस इस कारण से, क्योंकि उन लोगों को इतना टाइम लगता है और काफ़ी खर्चा भी होता है करंट अकाउंट पे, महीने का 500 से 1000 रुपए तक का खर्चा होता है, क्योंकि उनको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, चेक डिपॉजिट के चार्जेस होते हैं, एटीएम के चार्जेस होते हैं। तो कई सारे चार्जेस होते हैं जो एक छोटे व्यापारी के लिए काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने चेकबुक में एक डिजिटल करंट अकाउंट एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। उसके अलावा हम लेंडिंग प्रोडक्ट्स भी देते हैं, जिसमें बिजनेस लोन वगैरह कस्टमर को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाता है। सब कुछ ऐप पे है। और हमारी एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी भी है जो सब्सिडरी है चेकबुक की, जहाँ से हम कस्टमर की लोन की इंश्योरेंस या दुकान की इंश्योरेंस, उनकी खुद की हेल्थ या लाइफ की इंश्योरेंस,
छोटे टिकट साइज में, क्योंकि हमने देखा है कि ये कस्टमर्स बहुत बड़े टिकट साइज नहीं कर पाते हैं, तो स्टार्टिंग एट जस्ट 100 रुपए का इंश्योरेंस भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस हिसाब से हमने ये तय किया कि हम कस्टमर का एक्सेस करंट अकाउंट खोलने का माध्यम डिजिटल करेंगे, और उसको बहुत जल्दी। तो अभी आज की तारीख में हमारा जो प्रोडक्ट है NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ में, उसमें वो ऐप पे सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। जो पहले 20 दिन लगते थे करंट अकाउंट खोलने में, वो 10 मिनट में खोल सकते हैं, और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया था, और ऑलरेडी हम लोग 250 से 300 करंट अकाउंट दिन के खोल रहे हैं, विच इज अ बिग नंबर। उसके अलावा लेंडिंग में भी बहुत जल्दी उनको प्री अप्रूवल, एक दिन के अंदर इन अ कपल ऑफ मिनट्स अप्रूवल मिल जाता है, और एक दिन या 2 दिन के अंदर लोन डिसबर्स भी हो जाता है। सो इंश्योरेंस तो भी क्लियरली आप कह रहे हैं जो काम शायद 2 हफ्ते से ज्यादा लगता था वो आप मिनटों में कर रहे हैं, और 10 मिनट में एटलीस्ट मिनिमम कर रहे हैं। फ्लो बिज के लिए इनफैक्ट नियो बैंक की खासियत यही है कि आप लोग भी SME सेगमेंट को केटर करते हैं, एंड आई एम गेसिंग आपके नाम से कि छोटे बिजनेसेस को कैश फ्लो की जरूरत जब भी हो वो शायद आपके दफ्तर आते होंगे या फिर आपके ऐप पर आते होंगे। अगर आप हमें समझा सके किस तरह के कस्टमर को आप लार्जली केटर कर रहे हैं राहुल। पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें बुलाने के लिए शो पर। हमारा जो बिजनेस का विजन है उसमें एक चीज जो फंडामेंटल समझाना चाहेंगे वो ये है कि हम एक स्मॉल बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे आज भी लगभग 80% स्मॉल बिजनेसेस ऑफलाइन है, जिसका मतलब है कि उनका बही खाता का काम तक पेन एंड पेपर पे या लाल पर्ची वाले किताब पे होता है। तो जो पहला कदम हमने उठाया था जनवरी ऑफ 2020 में, उसमें हमने माई बिल बुक नाम का पहले सॉफ्टवेयर रिलीज किया, जो कि एक कंप्लीट बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या फिर आपके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी अकाउंटिंग करने के लिए बिफोर यू कैन इवन गेट स्टार्टेड। तो उन टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमने मोबाइल फर्स्ट बनाया बिलिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, और ये फ्री एप्लीकेशन है टू बिगिन यूजिंग। और आपका जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग का एक्टिविटी है, सेल, परचेज, एक्सपेंस, आपका पेमेंट इन, पेमेंट आउट, कोई भी तरह के जो आपके बिजनेस रिपोर्ट हो सकते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए हैंडी हो, वो सारी चीजें इस तरीके से मोबाइल ऐप पर प्रेजेंट करी कि इसका अडॉप्शन और इसका जो रिसेप्शन मिला मार्केट से वो काफी इनक्रेडिबल मिला। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ एक्चुअली पैंडेमिक के दौरान ही हुआ है। तो वो जो स्मॉल बिजनेसेस का जो टेंडेंसी है अब ओपननेस में कन्वर्ट हो रहा है फॉर देम टू बिकम मोर कंफर्टेबल विद डिजिटाइजेशन। तो माई बिल बुक जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अपने कैटेगरी का कंसिस्टेंटली सबसे हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट भी है, और अब तो वो मोबाइल से लेके डेस्कटॉप और वेब हर प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। हमारा एंड गोल इसमें ये है कि जब पहले बिजनेसेस ऑनलाइन आने लग जाएंगे, जब उनकी रिकॉर्ड कीपिंग से लेके पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने की जो शैली है वो ऑनलाइन और डिजिटल हो पाएगी, उसके बाद इनके पास वो अपॉर्चुनिटी और अच्छे से खुल के आ पाएगी जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्शन और उसको अपने बिजनेस से लिंक करके बिजनेस को ग्रोथ करा पाने का जो अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीजें डिजिटल माध्यम से हो पाएंगी। हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो जीएसटी रजिस्टर्ड सेगमेंट है। तो इसमें विपुल जी से हमारा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। हमारे लिए जो एसएमबी कस्टमर है वो 35-40 लाख रुपए के टर्नओवर से लेके 10-15 करोड़ रुपए टर्नओवर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। विपुल, उस लिहाज से जो आपने एनएसडीएल के साथ टाई अप करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपने का एक बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला। क्या आप नंबर्स हमें बता पाएंगे कि इस समय आपके प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर्स हैं, उसमें डेली एक्टिविटी कितनी होती, कितना इसमें इजाफा देखने को मिलेगा? So I think ये वाला जो प्रोडक्ट है, जो करंट अकाउंट जो हमने लॉन्च किया है वो अभी 1 महीना ही हुआ है लॉन्च करे हुए। हमने 27 सितंबर को लॉन्च किया था, बट हम लोग लेंडिंग काफी टाइम से कर रहे हैं, पिछले 1 साल से लेंडिंग कर रहे हैं। हमने नियो बैंक इटसेल्फ 2020 सितंबर में लॉन्च किया था, और इंश्योरेंस भी अभी हम लोग पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। सो अभी अगर हम लेंडिंग की बात करें तो अभी हम लोग तकरीबन 20 से 25 करोड़ का डिस्बर्सल करते हैं along with our partner banks and NBFCs जिसके साथ हम काम करते हैं। और वहाँ पे लार्जली हमने देखा है कि बिजनेस लोन्स की ज़्यादा ज़रूरत है,
मोस्ट ऑफ माय कस्टमर्स एक्चुअली जीएसटी नहीं होता है उनके पास में, क्योंकि उनका टर्नओवर 40 लाख से कम होता है। और उस कम्युनिटी में हमने देखा है कि मनी लेंडर या इनफॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा लेंडिंग होती है। इनफैक्ट मोर देन 90%, 80 to 90% कस्टमर्स इस सेगमेंट में जो हैं उनके पास में लेंडिंग एक्सेस नहीं है, इनफॉर्मल लेंडिंग में ज्यादा होती है। और जो रिपोर्ट्स हैं अभी रिसेंटली बेन और एक्सपीरियंस की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी उन्होंने बोला है कि मोर देन 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का लेंडिंग गैप है, जो लार्जली इनफॉर्मल सोर्सेज से होता है। तो कितना टेक्नोलॉजी आप लार्जली इस समय इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे तबके को एड्रेस कर रहे हैं, आप दोनों ही, भले ही आपका बड़ा बिजनेस हो, आप एक जीएसटी इनवॉइस होल्ड करते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी की समझ इट्स नॉट नेसेसरी इन सबके पास हो। ऑफ कोर्स कोविड के दौरान लोगों ने वहां पर थोड़ा सा कोशिश की एक्सप्लोर करने की, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अडेप्शन कितना हुआ है, कितना और एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा? विपुल, पहले आप बताइए, फिर मैं राहुल के पास जाऊंगी। राइट, सो आई थिंक टेक्नोलॉजी साइड पे कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, सीआईआई और एनी अदर फोरम। लार्जली यूपीआई सब लोग यूज करते हैं, राइट? पर यूपीआई बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत अच्छे से यूज होता है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग डिजिटल हैं, जैसे राहुल जी भी बोल रहे थे कि डिजिटाइजेशन हुआ नहीं है इतना ज्यादा। सो हमारी जो कोशिश ये रहती है कि उसको सिंप्लीफाई करें भाई इन ऐप के अंदर गोइंग थ्रू, और वो प्रॉब्लम रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या पीएसयू बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, कि बहुत लंबी जर्नीज हैं या फिजिकल प्रोसेस है कम्प्लीटली। तो उसको चेंज करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी यूज करी है। उसी के कारण जैसे आज भी आज की तारीख देख रहे हैं तो आज जैसे 250-300 करंट अकाउंट्स खुलेंगे, तो उसमें वो सारे कस्टमर्स एक पूरी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं जो 10 मिनट के अंदर वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे टाइम स्पेंड करके उसको सिंप्लीफाई किया है अलॉन्ग विद आवर पार्टनर्स। राहुल, आई थिंक अडॉप्शन की कर्व में हम लोग अभी थोड़ा अर्ली हैं एज अ कंप्लीट इकोनॉमी एंड एज अ कंप्लीट मार्केट, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो एक्चुअल मैजिक होगा वो टीयर 2 एंड बिलो सिटीज एंड टाउन्स के अंदर होगा। एंड इनका ये स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, इनके अडॉप्शन के लिए इनको ट्रस्ट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो हम लोग उस जर्नी पे हैं जहां पे अलग अलग तरह के जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो खुद के नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं उनके खुद के मोबाइल एप्स हो गए, या फिर हमारे जैसे न्यू एज स्टार्टअप्स हो गए जो नियो बैंकिंग का वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर तक ले जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारी बात करें तो हमारे माई बिल बुक सॉफ्टवेयर पे आप क्लोज टू 7 to 8 लाख मंथली एक्टिव बिजनेसेस होंगे। हमारा खुद का यूजर बेस जनवरी 21 से लेके पिछले महीने तक में लगभग 15 to 16 टाइम्स ग्रो हुआ है। अगर आप रिकॉर्डेड वॉल्यूम की बात करें, टुडे वी वुड बी डूइंग एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 1.6 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मंथली रिकॉर्डेड वॉल्यूम ऑन द प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो डिजिटाइजेशन की लहर है वो कंज्यूमर से निकल के स्मॉल बिजनेस तक जा रही है। इनफैक्ट इसी डेटा के को देखकर आरबीआई के भी आप कह सकते थोड़े से कान खड़े हो गए, और फिर उनको लगा कि नजर रखनी चाहिए कि वाकई में सही वेरिफिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आरबीआई ने जो डिजिटल लेंडिंग वाली गाइडलाइंस पर विचार मांगे थे और फाइनली जो गाइडलाइंस सामने निकल कर आई हैं, उससे क्या आपके बिजनेस में किसी तरह का फेरबदल हुआ है? क्योंकि कस्टमर साइड पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, स्पेशली ऑन द क्रेडिट लेंडिंग साइड। लेकिन आप लोग क्योंकि क्लियरली एसएमई लेंडिंग में है या फिर किराना लेंडिंग में है, आपके बिजनेस पर भी क्या कुछ असर पड़ा है आरबीआई की तरफ से जो एक्शन आया? विपुल जी, आप पहले एक्चुअली श्योर या सो एक्चुअली हमारे केस में हम लोग लार्जली जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पहले से ही फॉलो कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आरबीआई का ये कहना था कि भाई कस्टमर को अगर कोई हमारे जैसे पार्टनर बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, तो उनसे अगर लोन मिलता है तो वो लोन डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में जाना चाहिए फ्रॉम द एनबीएफसी, जो हम शुरू से करते आए हैं, बिकॉज वो हमारे इथॉस में वही है कि यू हैव टू बी कंप्लायंट। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड टर्म्स ऑफ द जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। हम लोग पहले भी कंप्लायंट थे, अभी भी कंप्लायंट हैं। So and I think in the MSME segment जो शॉपकीपर्स और किराना स्टोर्स, केमिस्ट, हार्डवेयर्स, रेस्टोरेंट्स, ये वाली जो कम्युनिटी है वहाँ पे एक्चुअली लेंडिंग है बहुत ज्यादा है। सो जितना ज्यादा रेगुलेटरी वाइज अपॉर्चुनिटी
अवेलेबल है वो किसी और सेगमेंट में नहीं है, स्पेशली ऑन द सैलरीड सेगमेंट। प्लस द रियलिटी इज कि वहाँ पे अगर इनफॉर्मल लेंडिंग की बात करें तो 3 से 5% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट लगता है फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स, जो बहुत महंगा पड़ता है ग्राहकों को। हमारे रेट्स जो हैं वो सब्सटेंशियली लेसर हैं और ट्रांसपेरेंट है, और हमारे एप्स पे या जो सैंक्शन लेटर जाता है वो हमारे पार्टनर बैंक से, एनबीएफसी से ही सैंक्शन लेटर जाता है। सो उस केस में हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंटली एड्रेस करते हैं इस नीड को। तो यहाँ पर ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना बेहतर होगा, उससे आपका Right. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनफैक्ट बेहतर होगा और ऑफ कोर्स ज्यादा मार्केट भी कवर होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा राहुल, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट्स की बात थोड़ी सी विपुल ने छेड़ी, अब लगातार हमने देखा है ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अब कुछ नॉर्मली हिस्ट्री कहती है, और अगर बैंकों का उदाहरण ले तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में वो एसएमई डिमांड थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। कुछ सेक्टर्स में पीपल स्टार्ट tightening their belts and tightening their purse strings as well. आपके लिए इस तरह का कुछ इम्पैक्ट दिखा है क्या बिजनेस में कि डिमांड थोड़ी सी नरम हो सकती है अगर ये सिलसिला दरें बढ़ने का जारी रहे, और बिजनेस इज एज यूजुअल? आई थिंक इंटरेस्ट रेट वाली बात को टच करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि हमारी क्रेडिट जर्नी भी रिलेटिवली न्यू है। विपुल जी की कंपनी आई थिंक क्रेडिट कुछ टाइम से कर रही है, बट हमारे लिए ये जर्नी नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक हमारा फोकस था कस्टमर्स को पहले डिजिटाइज करवा पाना, उनको वो हैबिट दिलवा पाना कि वो डिजिटली अपना बिजनेस चला सकते हैं, एंड देन उनको फिर क्रेडिट का एक्सेस ओपन करके दे पाना। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ऐसा है कि जैसे विपुल जी भी बता रहे थे कि मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसमें क्रेडिट का जो गैप है और क्रेडिट की जो नीड है वो आप डिफैक्टो मान के चल सकते हो कि लोगों को पड़ ही रही है, अलग अलग फॉर्म या शेप में और अलग अलग टाइम फ्रेम में पड़ रही है। अप्लायंसेस की बात करें, जैसे एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, इनकी डिमांड जनरली समर में हाई रहेगी या समर के 1 महीने पहले हाई रहेगी। तो साइकिल और उनके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्रेडिट की नीड कैसी है, जिसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर नीचे टाइटन हो भी रहा है तो वो आरबीआई की और गवर्नमेंट की मिलीजुली जो अप्रोच है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को और रुपी के स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए है। इससे ऊपर नीचे मूवमेंट मैक्रो लेवल पे अपने को देखने को डेफिनेटली मिलता है, बिकॉज फिर आप देख रहे होंगे कि बैंक्स की शायद लेंडिंग एपेटाइट थोड़ी कम हो गई है। अच्छा विपुल, मेरा आखिरी सवाल इस बिजनेस से जुड़ा हुआ, अब मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप इनफैक्ट पहले से लेंडिंग कर रहे हैं वीज़-वी फ्लो बिज। अच्छा, हमने एक चीज़ नोटिस की है, आप माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का अगर उदाहरण लें, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर रीपेमेंट्स या फिर कलेक्शंस पर इम्पैक्ट आता है। दूसरी तरफ आरबीआई ने कहा था कि अंडरराइटिंग सही तरीके से होनी चाहिए। अब बैंकों, जो बड़े बैंक है और सरकारी बैंक है या फिर आपके छोटे बैंक है, उन सब को लगा था, पहले से धारणा रही है कि एमएसएमई सेक्टर में शायद पेमेंट्स टाइम पर नहीं होते हैं, इसीलिए इस सेक्टर को उन्होंने अग्रेसिवली ना चेज किया ना इस समय कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक मौका ढूंढा है, लेकिन ये जो चैलेंज है जो छोड़ दिया बैंकों ने, वो जो रिस्क है उसे आप कैसे मैनेज या मिटिगेट करते हैं? इज इट नॉट एन इक्वल रिस्क फॉर यू एज वेल? So actually, Harshada, reality थोड़ी अलग है in the sense कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, but actually जो सैलरीड सेगमेंट है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, सैलरीड अकाउंट्स है, वहाँ पे और भी कम है। तो उस केस में फिर आप इस सेगमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना नहीं चाहोगे। सो मेरे ख्याल से हम जो करते हैं चेकबुक में कि हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, कस्टमर का एक्चुअली देखते हैं कि उसका कैश फ्लो क्या है, बैंक में क्या आ रहा है, और इसीलिए हमने ये कोशिश करी है कि बैंक्स के जो कस्टमर के अकाउंट्स खुले, जहाँ पे उनको इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकें, वो सब कुछ कर सकें जो पहले करते आए हैं, कैश डिपॉजिट, डेबिट कार्ड यूज करना, ट्रांसफर्स करना, वो सारी चीजें, जिससे कि उनके जो डेटा है, जो लेजर बनता है उनके बैंक स्टेटमेंट का, उसके बेसिस पे उनको उनकी अंडरराइटिंग हम करते हैं। ओके, राहुल और विपुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है एंड आई एम श्योर यहाँ से कंपटीशन एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क जो आप लोग कर रहे हैं और भी बेहतर ही होता हुआ दिखाई देगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर हम मौजूद हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।